वेलकम अगेन टू दिस सेशन। तो लास्ट टाइम जो चर्चा चल रही थी उस चर्चा को फिनिश अप करने के बाद अब मैं इनफैक्ट लास्ट सेशन में ट्रांजैक्शन कॉस्ट की चर्चा करने जा रहा था। ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आप देखें। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का बेसिकली मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं ऐसी कॉस्ट जो कि एक एंटिटी ने नहीं करी होती अगर उसने किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इशू या एक्वायर नहीं करा होता या डिस्पोज नहीं करा होता। Transaction cost are incremental cost. Incremental cost, that is, entity would not have incurred such cost if it had not issued or acquired or disposed financial instrument. Such costs are directly attributable to the acquisition or issue or disposal of financial asset or financial liability. तो transaction cost basically incremental cost है. Incremental cost का मतलब है ये cost तभी हो रही है जब कुछ ऐसा हो रहा है. अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता तो तब आपने ये कॉस्ट नहीं करी होती। इसका मतलब है अगर आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को एक्वायर नहीं करा होता या इश्यू नहीं करा होता या डिस्पोज नहीं करा होता तो ये कॉस्ट नहीं लगती। जैसे फी या कमीशन है, लीगल फी है, ट्रांसफर फी है, टैक्सेस हैं, ड्यूटीज या लेवीज हैं। तो इस तरह के जो खर्चे होंगे वो हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट मानते हैं, लेकिन ट्रांजेक्शन कॉस्ट में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन या डिस्काउंट ऑन इश्यू या फाइनेंसिंग कॉस्ट को शामिल नहीं करा जाएगा। अब जहां तक अकाउंटिंग फॉर ट्रांजेक्शन कॉस्ट का सवाल है वो कैसे करी जाती है? जब हम इनिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं, तो जब हम इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन करते हैं फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी का, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हमें कंसीडर करना पड़ता है। अगर फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी को आपने क्लासिफाई करा है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उस केस में फिर आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दोगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी को क्लासिफाई करा है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या एमोर्टाइज्ड कॉस्ट, तो उस केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होगी ना वो ऐड करी जाएगी अगर वो फाइनेंशियल एसेट है, या माइनस करी जाएगी अगर वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। यानी कि जब फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की कैटेगरी में हम क्लासिफाई करेंगे तो उस केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर एडजस्ट करी जाएगी, जबकि फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट सीधा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में चली जाएगी। जैसे कि मान लेते हैं कोई एंटिटी है, उसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट ब्रोकरेज के रूप में पे करी कुछ फाइनेंशियल एसेट को एक्वायर करने के लिए, एंड मान लेते हैं फेयर वैल्यू फाइनेंशियल एसेट की 100 लाख की है और ब्रोकरेज जो है 2 लाख का है। तो और हम ये भी मान लेते हैं कि फाइनेंशियल एसेट को हमने फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की कैटेगरी में रखा है। बिकॉज हमने फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की कैटेगरी में रखा है, तो इस केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट फाइनेंशियल एसेट में ऐड कर दी जाएगी और फाइनेंशियल एसेट को मैं 100 के बजाय 102 पे रिकॉग्नाइज करूंगा। इसी एग्जांपल को अगर मैं आगे बढ़ा लूं, सपोज एंटिटी ने डिवेंचर अब की बार इश्यू करे, अब की बार तो हमने एक्वायर करा था, अब की बार हमने इश्यू करे, तो ये हमारे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है और मान लेते हैं इसको हमने फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की कैटेगरी में रखा है। और यहाँ हमारे 2,000 रुपए के मान लेते हैं खर्चे हो गए, 1 लाख के डिवेंचर हमने इश्यू करे थे। तो बिकॉज ये फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की कैटेगरी में है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो ऐड या माइनस होती है फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी में से। बिकॉज अब की बार ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो मैं माइनस करूंगा 2,000 और 98,000 की वैल्यू पर इसको रिप्रेजेंट करूंगा। करेक्ट। फिर क्या कहता है? फिर कहता है कि जो 10x लिमिटेड है नाम की कोई कंपनी है, उसने इन्वेस्ट करा इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर एंटिटी में 15/3/2022 को फॉर ₹10,000। करेक्ट। कहता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो 100 की है और हमें दिया हुआ है कि फेयर वैल्यू ऑन द बैलेंस शीट डेट इज 12,000। पास एंट्रीज इफ फाइनेंशियल एसेट इज क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हमने फाइनेंशियल एसेट को फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कैटेगरी में रखा है, जो तुमने इन्वेस्टमेंट करी है इक्विटी शेयर्स में 10,000 की, अगर तुमने उसको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कैटेगरी में रखा है, तो उस केस में क्या होगा? 15/3/2022 को आपने इन्वेस्टमेंट करी, तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स अकाउंट डेबिट 10,000 और ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपके 100 की लगी टू बैंक अकाउंट 10,100। लेकिन बिकॉज ये फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, तो इसलिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो इसलिए नेक्स्ट एंट्री है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट अकाउंट। और ईयर के एंड में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 12,000 तक पहुंच गई, 2,000 से वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि ये कैटेगरी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसलिए 2,000 से जो वैल्यू चेंज होगी वो पीएनएल में चली जाएगी। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। यही क्वेश्चन है कि हमने इन्वेस्ट करा है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में 10,000, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 100 की है, लेकिन अब की बार हम मान लेते हैं कि हमने कैटेगरी फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रखा है। तो पहले तो मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 10,000।
करेक्ट? उसके बाद अ, अ, जब मैं ये अमाउंट लिखूँगा तो ध्यान ये रखना है कि जो मैंने 10,000 की मेरी इन्वेस्टमेंट मैंने खरीदी थी और प्लस जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, क्योंकि अब की बार फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव की कैटेगरी है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट फाइनेंशियल एसेट में ही ऐड हो जाएगी, इसलिए 10,100। बात समझ में आ गई? पिछली और इसमें डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। और फिर ईयर के एंड में वैल्यू चेंज हो गई, तो वैल्यू जो चेंज होगी बिकॉज ये कैटेगरी फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की है, तो इसलिए जो चेंज वैल्यू है उसको मैं कहां पर ले जाऊंगा? चेंज वैल्यू को मैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की कैटेगरी में ले जाऊंगा। इज इट क्लियर टू यू? तो इसीलिए एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अकाउंट डेबिट टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अकाउंट। उसके बाद इनिशियल मेजरमेंट के बारे में मैं तुम्हें बता ही चुका हूं। बताया भी था मैंने कि इनिशियली जब हम मेजर करते हैं तो फेयर वैल्यू पे करते हैं, सिवाय ट्रेड रिसीवेबल के। ये भी हमें ध्यान रखना होगा, जितने भी फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी है उनको मेजर जो हम करेंगे फेयर वैल्यू पे करेंगे इनिशियली, लेकिन सिवाय ट्रेड रिसीवेबल के। करेक्ट? अब वो कहता है केस स्टडी 21 में मॉर्निंग लिमिटेड ग्रांट्स लोन्स टू एम्प्लॉइज। हमने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया 4% के हिसाब से 10 लाख का एट द बिगिनिंग ऑफ 2015 एंड 16 में। प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years। अब हमने एम्प्लॉय को लोन तो दिया, अब एम्प्लॉय क्या करेंगे? ये जो लोन है हमें 5 साल में वापस करेंगे। करेक्ट? कहता है द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years वेयर एज एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट इज कलेक्टेड इन 2 equal इंस्टॉलमेंट आफ्टर कलेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल। जाहिर है कि हमने ये लोन अपने एम्प्लॉयज को दिया है, 4% पे दिया है। हमने एम्प्लॉयज को ये भी कहा है कि आप हमें हर साल इंटरेस्ट पे मत करना। पहले तो आप हमें प्रिंसिपल पे कर देना 5 इंस्टॉलमेंट में, यानी कि 2-2 लाख की एक इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। और जब इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, जब हमें इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, तो जो भी इंटरेस्ट बनेगा 5 साल का, वो आप हमें 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना। इसका मतलब पहली 5 इंस्टॉलमेंट में तो हमारे पास प्रिंसिपल का पैसा आएगा और उसके बाद 2 इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा आएगा। आगे उसमें ये भी लिखा है, एज्यूम बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इज 8%, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब जाहिर है कि मुझे इसको पहले फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोन है, ये कोई ट्रेड रिसेबल नहीं है, कहीं आप ये सोचो। करेक्ट? तो ये लोन है, पहले हम इसको फेयर वैल्यू पे मेजर तो करेंगे, लेकिन फेयर वैल्यू पे मेजर करने से पहले मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी, थोड़ा यहां समझने की कोशिश करो। 31/3/2016 आपकी बिगनिंग की डेट जो है 1/4/2015 की हम मान लेते हैं, तो 31/3/2016 को पहला इनफ्लो आपके पास प्रिंसिपल 10 लाख की पहली किस्त 2 लाख आएगी। तो कितना बच जाएगा? 8 लाख रुपए बच जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर, बिल्कुल बच जाएगा, 8 लाख रुपए बच जाएगा। 8 लाख बच जाएगा तो इंटरेस्ट आपका कितना बनता है, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि इंटरेस्ट कितना बनेगा। भाई 10 लाख का आपने लोन दिया तो पहले साल का इंटरेस्ट तो 10 लाख का 4% 40,000 ही होगा, ध्यान ये रखना है। बात समझ में आई? अब बिकॉज पहला साल अब बीत गया, तो अब प्रिंसिपल 8 लाख बना है, ताकि जब मैं अगला इंटरेस्ट कंप्यूट करूंगा ना, वो 8 लाख पे करूंगा। अगले साल आपको 2 लाख मिलेगा, तो बैलेंस बच जाएगा 6 लाख। लेकिन इस साल आपका इंटरेस्ट की इनकम भी मानी जाएगी 32,000 की, 8 लाख का 4%। इज इट क्लियर टू यू? ये 10 लाख का मैंने 4% कंप्यूट करा था। इसी तरीके से आप 5 साल तक की कहानी पेश कर लेंगे। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि उसके अगले साल फिर 32,000 का इंटरेस्ट, उसके अगले साल, तो उसके बाद बिकॉज 5 किस्त आपको मिल चुकी हैं, अब लोन आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपका खत्म हो जाएगा। ये जो मैंने कॉलम बनाया वो किस लिए बनाया? कि आपको ये बताया जा सके कि आपकी इंटरेस्ट कितना बनता है। 5 साल में आपका इंटरेस्ट 1,20,000 बनता है, लेकिन ये इंटरेस्ट आपको 2 किस्तों में मिलेगा। जब प्रिंसिपल अमाउंट आपको मिल चुका होगा उसके बाद 2 किस्तों में मिलेगा। करेक्ट? अब सबसे पहले तो मैंने अभी कहा कि जितने भी फाइनेंशियल एसेट है और फाइनेंशियल लायबिलिटी है, इनिशियली जब हम उनको मेजर करते हैं तो फेयर वैल्यू पे करते हैं। फेयर वैल्यू कैसे देखते हैं? हालांकि ये कई बार अब क्वेश्चंस में हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी फेयर वैल्यू ऑफ लोन एज एट 1/4/2015, जिस दिन आपने लोन दिया तो उस दिन फेयर वैल्यू कितनी है, उसके लिए आप क्या देखेंगे कि आपके पास टोटल इनफ्लो कितना हो रहा है, और उसको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप डिस्काउंट करेंगे। बस ये ध्यान रखना है। तो इनफ्लो का मैंने अभी आपको बता ही दिया चार्ट। पहले 5 साल में आपको 2-2 लाख मिलेंगे, और 1 लाख जो 20,000 का इंटरेस्ट जो अभी हमने स्टेप नंबर 1 में कंप्यूट करा था, वो 2 किस्तों में आपको मिलेगा।
तो 6th ईयर के एंड में आपको 7,000 और 7th ईयर के एंड में 60,000 मिलेंगे। ये जो है इंटरेस्ट की पेमेंट है। मार्केट में इंटरेस्ट का रेट 8% चल रहा है, उस हिसाब से आप डिस्काउंट फैक्टर लेंगे, फिर इनकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल 8,71,361 आ जाएगा। तो इनिशियल रिकग्नाइजेशन जब आप करेंगे, तो ध्यान यहाँ पर क्या रखना है कि लोन तो आपने दिया 10 लाख का, नो डाउट आपका पैसा 10 लाख बाहर गया, लेकिन हकीकत में आपको केवल इतना ही वापस मिल रहा है, 8,71,361। तो टेक्निकली ये आपका नुकसान है क्योंकि इतना आपको कम मिल रहा है। तो इसको आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ले जाएंगे। इसको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी आप दिखा सकते हैं क्योंकि एम्प्लॉय को आप कंसेशनल रेट पे लोन दे रहे हो, क्योंकि मार्केट में 8% रेट है, आपने 4% पे दिया है, तो इस तरीके से रिकग्नाइजेशन होगी। इसी तरह केस स्टडी 22 में क्या कहता है कि G99 लिमिटेड एज ए पार्ट ऑफ इट्स स्टाफ वेलफेयर स्कीम contracted to lend to its employees a sum of money at 5% interest। तो एक स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस के तहत उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा अपने एम्प्लॉय से कि हम आपको 5% के हिसाब से कुछ अमाउंट लेंट करेंगे। अमाउंट लेंट इज टू बी रीपेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क ये है कि इस क्वेश्चन में हमें हर साल जो इंस्टॉलमेंट मिलेगी उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी मिलेगा। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। फिर कहता है अमाउंट ऑफ लोन इज 16 लाख। अब हमें पता लगा कि लोन जो है 16 लाख का है, जो कि 5 किस्तों में वापस मिलेगा। अगर 16 लाख को मैं 5 से डिवाइड करूं तो 3,20,000 आ जाएगा। और लोन जो हमने लेट आउट करा है वो 1/1/2015 को करा है। Following the principles of Ind AS 109, you are required to record the entries for the year ended 31st 12 2015 and calculate the value of the loan। तो अब की बार क्वेश्चन इनडायरेक्टली दो चीजें पूछ रहा है, एक तो फेयर वैल्यू ऑफ लोन की किस वैल्यू पे आप लोन को रिकग्नाइज करेंगे, और एंट्रीज भी पूछ रहा है फर्स्ट ईयर के एंड में। करेक्ट। अब सबसे पहले तो इनिशियल रिकग्नाइजेशन देखने के लिए, यानी कि इनिशियली मैं किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, उसके लिए जरूरी है मेरे लिए ये पता होना कि टोटल इनफ्लो कितने आएंगे और उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी उस पर मैं लोन को रिकग्नाइज करूंगा फाइनेंशियल एसेट के रूप में। 2015 में आपको पहली किस्त, मैंने बोला ना 16 लाख का लोन है और 5 किस्तों में मिलेगा, तो पहली किस्त आपकी 3,20,000 की होगी। अब 3,20,000 की ये तो किस्त है जो आपको मिलेगी। आपने जो लोन दिया है एम्प्लॉय को, कितना लोन दिया है, 16 लाख का लोन दिया है। आपने तो लोन 5% के हिसाब से ही दिया है, तो एम्प्लॉयज आपको कितना इंटरेस्ट देंगे, 16 लाख का 5% 80,000 रुपए का इंटरेस्ट देंगे। इसका मतलब टोटल आपको कितना मिल गया, 4 लाख मिल गया। उसको आपने डिस्काउंट फैक्टर लेके, जब डिस्काउंट फैक्टर लेंगे तो मार्केट रेट के हिसाब से लेंगे। मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 10% चल रहा है, 0.909 के हिसाब से। तो इस तरह प्रेजेंट वैल्यू आ गई। इसी तरह आप बाकी के सालों का काम कर सकते हैं। अगले साल भी 3,20,000 आपको किस्त मिलेगी। अब जब आप इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे तो थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 16 लाख का लोन था। 16 लाख के लोन में से आपको 3,20,000 मिल चुका है। जो बैलेंस बच जाएगा उसका 5% आपने कंप्यूट करना है। इज इट क्लियर टू यू? 16 लाख का लोन था, उसमें से पहली किस्त माइनस करने के बाद जो मिले बचेगा उस पे आप इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो 64,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस साल आपका टोटल इनफ्लो 320 प्लस 64,000 384 का रहा, और डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाइड करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 3,17,568। फिर नेक्स्ट ईयर में थर्ड किस्त आपको मिलेगी 320 की। अब जब आप इंटरेस्ट कंप्यूट करोगे तो 16 लाख में से 6,40,000 आपको मिल चुके हैं। जो बैलेंस बचेगा उसका 5% आप कंप्यूट करेंगे, तो टोटल 48,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा। इन दोनों को मिला देंगे तो ये बता रहा है टोटल आपको इतना मिला इस साल, 0.751 एंड सो ऑन। ऐसा करते करते आपने 5 ईयर्स तक का चार्ट बना लिया। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल 1406272 आ गया। तो आपके लोन का अमाउंट 16 लाख का था। बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू इतनी है, आप लोन को इस वैल्यू पे रिकग्नाइज करेंगे, यानी कि आपका फाइनेंशियल एसेट इस वैल्यू पे नजर आएगा। और ये आपके लिए लॉस हो गया क्योंकि आपने हकीकत में 16 लाख दिए, आपको मिल रहा है इतना, तो डिफरेंस लॉस हो गया। इसको आप स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस के रूप में अपने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर दिखाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। एंट्री जो होगी, लोन अमाउंट डेबिट 14,06,272, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 193,728 एंड टू बैंक। अब वो कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ एमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ लोन, यानी कि ये जो लोन की रीपेमेंट, एमोर्टाइज का वैसे तो मतलब होता है कम होना, यानी कि आप ये लोन धीरे धीरे जो कम होगा इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो इसकी अकाउंटिंग करते समय बस ध्यान ये रखना कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैंने पहले भी आपको इस तरह के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो तब भी मैंने बताया था। सबसे पहले तो आपने ये कॉलम बना लिए ईयर,
ईयर 1 में आपने लिखा 2015 क्योंकि कैलेंडर ईयर दिए हैं। सबसे पहले तो मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा। ओपनिंग बैलेंस ये मैंने 1406272 ये क्या लिखा है? ये मैंने लिखा कि जिस दिन मैंने लोन दिया, मैंने 1/4/2015 को लोन दिया। अब उस दिन मैंने लोन को रिकॉग्नाइज या फाइनेंशियल एसेट को रिकॉग्नाइज इस वैल्यू पे करा जो अभी हमने देखा भी। यानी कि आपके लोन का अमाउंट इतना है, आप ये मान के चल रहे हो। मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। हकीकत में आपको कितना मिल रहा है उसको छोड़ो। आप यही मान के चलोगे कि इतने अमाउंट पे आपकी इनकम इतनी हुई। आपको मिले तो नहीं इतने, लेकिन आप मार्केट रेट के हिसाब से देखोगे कि आपकी इंटरेस्ट 1,40,627 का होना चाहिए। करेक्ट? तो बिगनिंग में आपने इतना लोन दिया हुआ है, उस लोन पे इतना इंटरेस्ट एक्रू हो गया, तो टोटल लोन इतना हो गया, इन दोनों को मिला दें। उसमें से आपको पहले साल में कितना मिल गया? पहले साल में आपको 4 लाख रुपए मिले। 3,20,000 रुपए तो आपको किस्त के मिले और 80,000 जो इंटरेस्ट आपको दिया, जो कि अभी मैंने यहां पर बताया था। आपको टोटल 4 लाख मिले हैं ना, 3,20,000 प्लस 80,000। तो इस तरीके से इन दोनों को ऐड कर दें और उसमें से ये माइनस कर दें, तो मुझे पता लग गया कि बैलेंस जो है अभी कितना बचा हुआ है। अब ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा नेक्स्ट ईयर का। इस ओपनिंग बैलेंस पे मैंने 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कंप्यूट करा ईयर के एंड में। अब मैं ईयर के एंड में आ गया, ये ईयर की बिगनिंग है, मैं ईयर के एंड में आ गया, इतना इंटरेस्ट ड्यू हो गया, तो टोटल लोन का अमाउंट इतना हो गया। सेकंड ईयर में मुझे 3,84,000 मिला। ये तुम अपने इससे प्रीवियस स्टेप से देख सकते हो। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा हुआ है सेकंड ईयर में आपको 3,20 और 64 384 टोटल मिला है। तो इस तरीके से अब आपका लोन एमोर्टाइज्ड हो गया, इसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलेंगे। पहले इतना था, अब उसकी वैल्यू इतनी हो गई। इसी तरह से आप थर्ड ईयर की बिगनिंग में फिगर को लिखेंगे, उस पे 10% कंप्यूट करेंगे। फिर अपने चार्ट में देखो थर्ड ईयर में टोटल इनफ्लो कितना हुआ है। फिर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, उसको ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, उस पे 10% इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। उसमें से फिर जितनी भी रीपेमेंट आपको मिल गई है, रीपेमेंट का मतलब जो इनफ्लो आपको हो गया है, वो माइनस करोगे, इतना लोन बच जाएगा। फिफ्थ ईयर के बाद लोन के अमाउंट जीरो होना चाहिए। फिफ्थ ईयर में जब आप करोगे ना, थोड़ा ध्यान रखना, ये फिगर पहले तो आप यहां लिख लो, पहले आप इसको लिखो। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले 10% कंप्यूट करते हैं, लेकिन फिफ्थ ईयर में आप पहले 10% मत कंप्यूट करना, फिर ये मैच नहीं होगा। तो क्या करेंगे फिफ्थ ईयर में, पहले तो मैंने ये ओपनिंग बैलेंस लिखा। मैं जानता हूं कि इस साल, अब ध्यान ये रखना, मैं चाहता हूं कि ये फिगर जीरो आ जाए, ये फिगर जीरो आ जाए। इज इट क्लियर टू यू? ये फिगर जीरो कैसे आ सकती है? तो ये फिगर कैसे जीरो आ सकती है? ये फिगर, इसका मतलब ये है कि इस साल इन दोनों का जो टोटल होना चाहिए, बात समझ में आ रहे हो, इस इन दोनों का टोटल इतना होना चाहिए कि उसके बाद कोई बैलेंस बचे नहीं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यानी कि इन दोनों का टोटल 3,36,000 के बराबर होना चाहिए। टेक्निकली 3,36,000, क्योंकि तुम्हें रीपेमेंट 3,36,000 की मिल रही है। ये तुम चार्ट से पहले ही देख लो पीछे, 3,36,000, यानी कि इन दोनों का टोटल 3,36,000 होगा, तो ये जीरो आ जाएगा। तो पहले आप ये लिखो, फिर ये लिख लो, इन दोनों के डिफरेंस को आप क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट मान लो। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर मैं 10% कंप्यूट करता तो ये एकदम से ना फिर बैलेंस नहीं होता, कुछ फिगर आ जाती। अब उसने 2015 में आपसे एंट्री भी पूछी है। एंट्री आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हर साल आप क्या कर रहे हैं, एक तो पहले इंटरेस्ट एक्रू की एंट्री कर रहे हैं। जैसे कि जब आप यहाँ पर 1,40,627 लिख रहे हैं, तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि मार्केट रेट के हिसाब से आपके लोन पर आपकी इनकम इतनी हुई, इसलिए आपकी एंट्री होगी लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 1,40,627। दिस इज द पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब उसके बाद एक तो आप हर साल इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करेंगे, फिर आपको जो रीपेमेंट हुई है, आपके एम्प्लॉइज आपको हर साल कुछ किस्त दे रहे हैं और उस पे कुछ इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो पहले साल में आपका इनफ्लो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट 4 लाख का रहा, डेट्स ऑल। और उसके बाद जो ये इंटरेस्ट आपको मिला, इसको आप अपने पीएनएल अकाउंट में डाल देंगे। इस तरह आप हर साल एंट्री करेंगे। इसी तरह से केस स्टडी 23 में है कि इवनिंग 24 लिमिटेड इज लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड रिसीव्स इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 5 लाख। अब की बार इनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है 5 लाख का फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिसपे कि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा। लोन कैरीज नो इंटरेस्ट एंड इज रीपेबल एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, और इस लोन को हमें 3 साल के बाद पे करना है। वो कह रहा है इफ द फेयर वैल्यू ऑफ द लोन इज 450, लो तुम्हें फेयर वैल्यू भी लोन की दे दी है 4.5 लाख रुपए की। As per Ind AS 109, how should this be accounted for in the books of the entry?
वैसे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5 लाख का तो लोन आपको मिल रहा है, तो आपकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख और लोन को आप रिकॉग्नाइज़ करेंगे 5 लाख पे। इसका मतलब है टेक्निकली अब की बार आप लोन रेज़ कर रहे हैं, तो ये आपके लिए फाइनेंशियल एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। तो आप लायबिलिटी रिकॉग्नाइज़ करेंगे 450 पे। अब की बार जो डिफरेंस आ रहा है ना, मैंने इसको पी&एल वगैरह नहीं लिखा। वो मैंने क्या लिखा 50,000। इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि आपने गवर्नमेंट ग्रांट्स का टॉपिक पढ़ा हुआ है इंड एएस में, इज़न्ट इट और नॉट? तो आपको मालूम है ना, उसमें भी कंसेशनल रेट वगैरह की कुछ बात आती थी जब गवर्नमेंट से हमें मिलता था। यानी कि गवर्नमेंट से अगर हमें कंसेशनल रेट पे लोन मिलता है या इंटरेस्ट फ्री मिलता है, तो उस डिफरेंस को फिर हम एक तरीके से ग्रांट मान करके चलते हैं। यानी कि अब की बार मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे स्ट्रेट अवे फ़ायदा हो गया। हालाँकि अल्टीमेटली ये भी पी&एल में ही जाएगा, धीरे-धीरे ये भी पी&एल में ही जाएगा, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। लेकिन जब मैं इनिशियली एंट्री लिखूँगा तो मुझे इस तरह से लिखना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख, 5 लाख मुझे मिले, हकीकतन मैंने 4 साढ़े 4 लाख देने हैं क्योंकि फेयर वैल्यू साढ़े 4 लाख की है और जो डिफरेंस आ गया उसको मैं डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट या सिंपली ग्रांट अकाउंट 50,000 लिखूँगा। ये गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट लिखा जाएगा और अल्टीमेटली ये धीरे-धीरे पी&एल में जाएगा। इज़ इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद एक अगला अहम टॉपिक आता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। शुरुआती मेजरमेंट के बाद जब आप सब्सिक्वेंटली मेजर करेंगे तो तब आप किस पर करेंगे? सब्सिक्वेंटली का मतलब बाद में। तो बाद में भी जब आप मेजर करते हैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट फेयर वैल्यू थ्रू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे करेंगे। लेकिन जब आप बाद में मेजर करेंगे ना उसके लिए जब आप इनको कैटेगरीज़ में डालेंगे, तो कौन-सी कैटेगरी में डालेंगे इसके लिए आपको अपने बिज़नेस मॉडल्स को देखना पड़ता है। हालाँकि स्टैंडर्ड जो है वो वर्ड मॉडल यूज़ करता है, मॉडल। लेकिन ये मॉडल का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है? मॉडल का सिंपल वर्ड्स में मतलब है आपके बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव, आपके बिज़नेस के उद्देश्य। Such classification is based on entity's business model for managing the financial asset and the contractual cash flow characteristics. Simple words में इस लाइन का मतलब है कि सब्सिक्वेंटली जब आप अपने फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कैटेगराइज करोगे इन तीन में से किसी एक कैटेगरी में, तो उसके लिए आप अपने बिजनेस के उद्देश्य को देखोगे कि किस पर्पस के लिए आपने उन एसेट को रखा है, आप उसको किस तरीके से मैनेज करोगे और उनसे हासिल होने वाला जो कैश फ्लो है उसको आप कैसे ट्रीट करोगे? इन चीज़ को देखते हुए आपको ट्राई करना पड़ता है, आपको ये देखना पड़ता है और फिर उसके हिसाब से आप कैटेगराइज़ करोगे। अब फाइनेंशियल एसेट मैं कई बार बता चुका हूँ, जस्ट एक बार फिर से याद दिलाने के लिए जैसे लोन्स एंड एडवांसेस हैं, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल है, कैश है, बैंक है, डिपॉज़िट है, ये सब आपके फाइनेंशियल एसेट हैं। अब फाइनेंशियल एसेट कैन बी क्लासिफाइड एज़ सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। फाइनेंशियल एसेट को हम अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे मेजर कर सकते हैं सब्सिक्वेंटली अगर मेरे बिजनेस का मॉडल ये है, अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई होंगी तो फिर मैं उसको अमोर्टाइज कॉस्ट पर करूंगा। ये दो चीजें क्या हैं? अगर मेरे बिजनेस का मॉडल या मेरे बिजनेस का उद्देश्य है कि जो फाइनेंशियल एसेट है उसको मैंने रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ कैश को कलेक्ट करने के लिए और जो कैश मुझे मिल रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो यानी कि जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं वो बेसिकली क्या है? वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। वो कहता है जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं जिसको हम सीसीएफ बोलते हैं आर सोली पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। यानी कि जो कैश फ्लो मुझे मिल रहा है वो सिर्फ 2 चीज़ों का मिल रहा है, या तो प्रिंसिपल, एक तो प्रिंसिपल का और दूसरा इंटरेस्ट का। यानी कि जो कैश फ्लो मिल रहा है उसमें तीसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसमें सिर्फ इन 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो अगर तो आपके बिज़नेस का उद्देश्य है कि एसेट को आप जो है अपने पास रखना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में उससे हासिल होने वाला कैश बस आप कलेक्ट करें और जो कैश फ्लो आपको मिलना चाहिए वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो हम टर्म यूज करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो यानी कि सीसीएफ्स आर सोली मतलब सिर्फ और सिर्फ पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट जिसके लिए हम एब्रिविएशन यूज करते हैं एसपीपीआई, सोली पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में तो तब आएगा नंबर एक जब उद्देश्य है हमारा सिर्फ कैश को कलेक्ट करना, हम इसलिए उस एसेट को रखना चाहते हैं और जो कैश होना चाहिए उसमें से दो एलिमेंट होने चाहिए, इंटरेस्ट का एलिमेंट और प्रिंसिपल का एलिमेंट। एक फाइनेंशियल एसेट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में अगर मेरे बिजनेस का मॉडल ये है। एक तो मैं उसको होल्ड करना चाहता हूं कैश के कलेक्ट
करने के लिए, लेकिन साथ ही मेरा उद्देश्य अब की बार ये भी है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं उसको बेच भी दूँ। यानी कि अब की बार जो मेरा उद्देश्य है, बिज़नेस मॉडल है, ना सिर्फ़ कैश को कलेक्ट करना बल्कि एक सही टाइम पर अगर मुझे मौका मिलता है, लगता है कि फ़ायदेमंद सिचुएशन है तो बेच दो। यानी कि मेरे ये उद्देश्य हैं अब की बार। और जो कैश फ्लो हैं, वो होने चाहिए एसपीपीआई, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो तब मैं उसको फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डाल सकता हूँ। तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि जो उद्देश्य है उसमें ये ऐड हो गया है सेलिंग इट ऑफ। तो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम कब क्लासिफाई करेंगे फाइनेंशियल एसेट को? नंबर 1, अगर हमारा उद्देश्य ये है कि हम फाइनेंशियल एसेट को होल्ड करके रखना चाहते हैं फॉर कलेक्शन ऑफ कैश, नंबर 1, एंड प्लस फॉर सेलिंग इट। और जो सीसीएफ होने चाहिए वो एसपीपीआई होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट होने चाहिए। A financial asset can be classified as subsequently measured at FVTV PPL। amortized कॉस्ट और एफवीटीओसीआई तो हमने देख लिया। एफवीटीपीएल में हम कब क्लासिफाई करेंगे? हम तब क्लासिफाई करेंगे जब हम उनको इन दो में से किसी एक भी कैटेगरी में नहीं डाल पाएंगे। हालांकि यहां पर आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जिसके बारे में चर्चा मैं अभी बाद में करूंगा, उनको हम हमेशा फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे मेजर करते हैं। अब बारी आती है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन डिविडेंड इनकम की। इसको भी हमें थोड़ा समझना जरूरी है। इंड एस 32 इससे डील करता है। इंटरेस्ट रेवेन्यू शेल बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मैं आपको बता चुका हूं, यानी कि स्टैंडर्ड कहता है कि जो इंटरेस्ट रेवेन्यू आप कंप्यूट करेंगे उसके लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेक्निकली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली हमें क्वेश्चंस में मार्केट रेट या बेंचमार्क रेट दिया रहता है, तो उसी को हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं और उसी के हिसाब से हम अपनी इंटरेस्ट की इनकम को कंप्यूट करते हैं। डिविडेंड इनकम आप स्टैंडर्ड क्या कहता है कि कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए? डिविडेंड इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल ओनली when entity's right to receive the payment of dividend is established। ये सभी को मालूम है। And number two, it is also probable that economic benefits of dividend will flow to the entity। और हमें क्योंकि एसेट्स की फ्रेमवर्क जो है वो भी यही कहता है, करेक्ट। और फिर द अमाउंट ऑफ डिविडेंड कैन बी रिलायबली मेजर्ड। अमाउंट ऑफ डिविडेंड कैन बी रिलायबली मेजर्ड। इज इट क्लियर टू यू? तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। फिर कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट शुड बी डेबिटेड डायरेक्टली टू द इक्विटी नेट ऑफ एनी टैक्स एडजस्टमेंट्स। Distribution to holders of equity instruments should be debited directly to the equity net or any tax adjustment। एक तो है कि हमें डिविडेंड मिलेगा। कभी कभी हम कंपनी हम डिविडेंड देते हैं। जब हम डिविडेंड देते हैं तो हम उसको अपनी बैलेंस शीट के अंदर कैसे दिखाएंगे? इस पॉइंट में ये बताया गया है कि तुम्हें मालूम है कि हम इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल लिखते हैं, अदर इक्विटी लिखते हैं और अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी वहां लिखते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम डिविडेंड लिखते हैं, और डिविडेंड पे अगर मैंने कोई टीडीएस वगैरह दिया है तो वो मैं माइनस करके दिखाऊंगा। ये इस लाइन का मतलब है। डिस्ट्रीब्यूशन टू होल्डर्स ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के होल्डर्स को जो आप डिविडेंड देंगे वो इक्विटी में डेबिट करेंगे नेट ऑफ एनी टैक्स एडजस्टमेंट। का मतलब ये अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इससे रिलेटेड और फिर एक पॉइंट मैंने ये भी यहां पर लिखा है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिलेटेड टू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम इक्विटी। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एडजस्टमेंट, इससे रिलेटेड हम कुछ अब केस स्टडी करेंगे, करेक्ट। वो 1-2 मिनट के बाद हम करते हैं, ठीक है, ब्रेक के बाद।
सो वेलकम अगेन। तो केस स्टडी 24 इंटरेस्ट डिविडेंड का टॉपिक हमारा रन कर रहा था। केस स्टडी देखें आप, इसमें केस स्टडी 24 में कहता है F500 लिमिटेड बॉट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दैट इज क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। थोड़ा माइक को भी ना बीच में एडजस्ट करना पड़ता है। फेयर वैल्यू F500 बॉट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स कहता है दैट इज क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हाउ डज एंटिटी रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट इनकम, क्वेश्चन ये है। तो इंटरेस्ट इनकम इंडेक्स 109 कहता है कि हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है केस स्टडी 25 में G600 लिमिटेड प्लेस्ड इट्स प्राइवेटली हेल्ड इक्विटी शेयर्स दैट आर क्लासिफाइड एज इक्विटी विद स्टॉक एक्सचेंज एंड साइमल्टेनियसली रेजेस न्यू कैपिटल बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। वो कहता है G600 लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसने अपने प्राइवेटली हेल्ड इक्विटी शेयर को जिसको कि इक्विटी क्लासिफाई करा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा और साइमल्टेनियसली उन्होंने न्यू कैपिटल भी इशू करी है। अब कहता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट दैट इज शेयर इशू एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द ट्रांजैक्शन। और दोनों ट्रांजैक्शन पे कहता है कि खर्चे हुए, यानी कि शेयर्स को लिस्ट करवाने में भी और नए शेयर्स को इश्यू करने में भी। तो जो खर्चे शेयर्स को लिस्ट करवाने में है ना, उनको तो हम सीधा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ले जाएंगे। करेक्ट। In the given case, there are two transaction, a listing of shares and issue of new equity share. जैसे कि मैंने कहा, transaction cost related to listing of shares shall not be considered for deduction in equity. उसको हम equity में से माइनस नहीं करेंगे. It will be debited to profit and loss account. लेकिन जो खर्चे issue से related है, जो हमने shares issue करे हैं, उनसे जो related है, उन खर्चों को हम equity में से माइनस करेंगे। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। फिर कहता है H700 लिमिटेड इश्यूज नॉन रिडीमेबल कॉलेबल बॉन्ड्स विद 6% कूपन। अब कहता है एक कंपनी ने नॉन रिडीमेबल कॉलेबल बॉन्ड्स जो हैं 6% कूपन के, कूपन रेट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, करेक्ट, इश्यू करे हुए हैं। कूपन कैन बी डेफर्ड इन परपेचुइटी एट इशूअर्स ऑप्शन। अब इस कंपनी ने जो ये डिवेंचर इशू करे हैं जिसपे 6% का कूपन है, यानी कि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कहता है कंपनी के पास ये अधिकार है कि कूपन पे जो इंटरेस्ट है उसको हम डेफर कर सकते हैं कितने भी टाइम के लिए, परपेचुअली। परपेचुअली का मतलब है कितने भी वक्त के लिए या हमेशा के लिए भी हम उसको डेफर कर सकते हैं। डेफर का मतलब है कि हम इस साल ना दें, अगले साल भी ना दें। Issuer has a history of payment of coupon each year, and the current bond price is predicted on holders' expectation that coupon will be continually paid. हालांकि कंपनी के पास ये अधिकार तो है, लेकिन कंपनी की हिस्ट्री ये कहती है कि कंपनी ने हर साल इंटरेस्ट की पेमेंट करी है और मार्केट में भी इस बॉन्ड का जो प्राइस है वो इसी बात पर आधारित है कि ये कंपनी हर साल इंटरेस्ट देगी। इवेल्युएट द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिलेटेड टू दीज बॉन्ड्स। देखो, यहां पर हमें कंपनी की हिस्ट्री से लेना देना नहीं है। इन बॉन्ड्स को पहले तो हम क्लासिफाई इक्विटी करेंगे, क्योंकि कंपनी के पास ये अधिकार है कि वो इंटरेस्ट की पेमेंट ना करे, यानी कि कंपनी के ऊपर किसी तरीके का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ना तो रिडम्पशन का, ना इंटरेस्ट की पेमेंट का, इसलिए ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाई करा जाएगा। अगर ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाई करा जाएगा तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट इक्विटी में से माइनस होगी, यही चीज मैंने लिखा भी है। करेक्ट। फिर कहता है a zero coupon bond that is an instrument where no interest is payable during the life of instrument and normally issued at deep discount to the value which it is redeemable। वो कह रहा है एक जीरो कूपन बॉन्ड है एन इंस्ट्रूमेंट। जीरो कूपन बॉन्ड वो होते हैं जिसपे कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं होता ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, एंड नॉर्मली ये बॉन्ड्स हम क्या करते हैं, बहुत डिस्काउंट पे इशू करते हैं। जैसे मैंने 1 लाख के बॉन्ड 80,000 पे इशू करे, तो आपने मुझे 80,000 दिए, लेकिन मैं जब भी आपको वापस करूंगा 1 लाख वापस करूंगा, तो इनडायरेक्टली मैं आपको वापस तो ज्यादा ही करूंगा। तो एक तरीके से मैं हर साल इंटरेस्ट ना दे करके रिडम्पशन के टाइम पर आपको लम सम में इंटरेस्ट दे रहा हूँ। इनडायरेक्टली इसका ये मतलब हो गया। इवेल्युएट द ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिलेटेड टू दीज इंस्ट्रूमेंट्स। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, क्या ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है या नहीं। एज पर द स्टैंडर्ड, इफ एंटिटी रीपर्चेजेस ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, लगता है ये शीट नंबर कुछ गड़बड़ी हो गई। वेयर इज, जस्ट वेट, राइट, ये सॉल्यूशन एक्चुअली यहाँ लिखा हुआ था, वही मेरे को लगा कि ये तो दूसरा सॉल्यूशन कैसे आ गया। एज पर द टर्म्स ऑफ द इश्यू,
एंटिटी डज नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट, हर साल कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं देना, लेकिन हाउएवर एंटिटी हैज ऑब्लिगेशन टू रिडीम द डिवेंचर एट ए फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसलिए ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। एज सच इंस्ट्रूमेंट शेल बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट फाइनेंशियल लायबिलिटी में से माइनस करी जाती है, जैसा कि हम देख चुके हैं। S800 Limited issued redeemable preference share at market rate in the current year. S800 ने इश्यू करे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मार्केट रेट के हिसाब से इन द करंट ईयर, एंटिटी डिस्ट्रीब्यूट्स प्रेफरेंस डिविडेंड इन द करंट ईयर। कैन द डिविडेंड बी प्रेजेंटेड एज ए डिडक्शन फ्रॉम इक्विटी? तो इसके लिए ऐसा तब हो सकता है अगर प्रेफरेंस शेयर जो हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ट्रीट हो, तब तो हम माइनस कर सकते हैं, लेकिन क्या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हैं या नहीं है? Redeemable preference share are categorized as financial liability as entity has contractual obligation to deliver the cash, जो कि हमने वेरी फर्स्ट सेशन में भी देखा था। करेक्ट। तो प्रेफरेंस डिविडेंड जो हम पे करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स पे, उसको हम एक्सपेंस के रूप में ट्रीट करते हैं और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। ये चीज याद रखना। प्रेफरेंस डिविडेंड हम पीएनएल जो तुम सरप्लस कहते हो आजकल, हम उसमें नहीं दिखाते प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड को हम फाइनेंस कॉस्ट के अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं एज ए नॉर्मल एक्सपेंस के रूप में अंडर इंड एस। केस स्टडी 29 में कहता है कि K900 लिमिटेड हैज डिक्लेयर्ड ए डिविडेंड ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट which have been classified as financial liability after the end of the reporting period, यानी कि जो ये प्रेफरेंस शेयर हैं वो कहता है कि के ने डिक्लेयर करा डिविडेंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे, और ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है कैटेगराइज हो गए हैं। वेदर द एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू रिफ्लेक्ट सच डिविडेंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर इवन इफ इट इज डिक्लेयर्ड आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, तो क्या इन डिविडेंड को हम रिफ्लेक्ट करें या नहीं करें? करेक्ट। तो इसका आंसर के लिए आप यहां देखें, पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी। देखो, फाइनेंशियल लायबिलिटी पे जो डिविडेंड या इंटरेस्ट होता है ना, क्योंकि ये लायबिलिटी है, तो हम ये मानते हैं कि ये इनको एक्रू हो रहा है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटीज accrues at the end of the reporting period even if it is paid or declared after the end of the reporting period, बिकॉज ये लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी के केस में मैं डिविडेंड या इंटरेस्ट को ये मानूंगा कि ये आपको एक्रू होता जा रहा है, भले ही मैं इसको डिक्लेयर अकाउंटिंग ईयर के बाद करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब अगर मैं ये मान के चल रहा हूं ये आपको इस साल एक्रू हो गया है, तो फिर मैं इसको रिफ्लेक्ट करूंगा। अकॉर्डिंगली K900 लिमिटेड शुड अकाउंट सच डिविडेंड इवन इफ इट इज डिक्लेयर्ड आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। ट्रेजरी शेयर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। ट्रेजरी शेयर्स, इफ एन एंटिटी, आपने बायबैक ऑफ शेयर्स पढ़ा है ना, वही चीज है। इफ एन एंटिटी रीपर्चेजेस इट्स ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज ट्रेजरी शेयर्स, देन सच इंस्ट्रूमेंट्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द इक्विटी, जैसा कि हमने देखा भी है। करेक्ट। अगर मैं अपने शेयर को खरीद लूंगा तो मेरी इक्विटी कम हो जाएगी, इस पर कोई डाउट थोड़ी है। An entity's own financial instrument are not recognized as financial asset. अब कंपनी ने अपने ही जो इंस्ट्रूमेंट्स खरीदी है उनको हम फाइनेंशियल एसेट के रूप में रिकग्नाइज नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं है इन दी कॉन्टेस्ट ऑफ दी शेयर किसी से पैसा लेने का या इसके अगेंस्ट कोई फाइनेंशियल एसेट रिसीव करने का, इसलिए हम उसको फाइनेंशियल एसेट के रूप में रिकग्नाइज नहीं कर सकते। नो गेन और लॉस शुड बी रिकग्नाइज्ड इन द पीएनएल ऑन परचेज, सेल, इश्यू और कैंसलेशन ऑफ ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। तो अपने ही इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को अगर मैं बेचता हूँ, खरीदता हूँ, इश्यू करता हूँ या कैंसिल करता हूँ, तो उस केस में फिर मैं कोई गेन या लॉस रिकग्नाइज नहीं करूंगा। The acquisition and subsequent resale by an entity of own equity instrument simply represents transfer between equity shareholder rather than transfer between entity and the shareholders. तो सिंपल वर्ड्स में वो कहता है द एक्विजिशन एंड सब्सिक्वेंट रीसेल का मतलब है कि कंपनी अपने जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है वो बेसिकली ट्रांसफर कर रही है अपने ही इक्विटी शेयर होल्डर्स के दरमियान, यानी कि ये एंटिटी और इक्विटी शेयर होल्डर्स के दरमियान ट्रांजैक्शन नहीं मानी जा रही, ये ट्रांजैक्शन मानी जाती है सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में या उनके दरमियान, इसलिए भी हम इसका लॉस या गेन रिकग्नाइज नहीं करते हैं। कहते हैं M1000 लिमिटेड बाइज बैक 1 लाख ऑफ इट्स ओन इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर। तो एक एंटिटी है M1000 लिमिटेड, उसने 1 लाख ओन इक्विटी शेयर 5 रुपए के हिसाब से खरीदे। Bought back shares are held as treasury shares to give them to employees who are entitled to options under share-based payment arrangement. Explain the treatment. अब हमने ये शेयर अपने पास रख लिए और हमने सोचा कि ये शेयर्स हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज को दे देंगे जिनके साथ हमारा शेयर बेस्ड अरेंजमेंट है, तो उनको हमने कुछ ऑप्शंस देने हैं, तो तब हम ये शेयर्स उनको दे देंगे।
As per the standard, if the entity repurchases own equity instruments, then such instruments are subtracted from the equity. यानी कि हमारी पहली एंट्री हम लिखते ही थे इक्विटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वही एंट्री मैंने यहाँ लिखी 5 लाख के मैंने बाय बैक करा है, तो उससे मेरी इक्विटी कम हो जाएगी क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो रही है. Since these shares are held by the entity for the purpose of issuing them to employees under share-based payment arrangement, these shares are treasury. इसका मतलब टेक्निकली ट्रेजरी शेयर्स का बेसिकली क्या मतलब हो गया कि किसी एंटिटी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो एंटिटी ने अपने पास रखे हैं उसको कहीं यूज करने के लिए. ट्रेजरी का मतलब ही ये होता है, वैसे ट्रेजर का मतलब तो खजाना होता है, तो यहाँ ट्रेजर का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यूज के लिए हमने उसको रखे हैं. सच शेयर्स आर नॉट रिकग्नाइज्ड एज फाइनेंशियल एसेट, लेकिन हम इसको फाइनेंशियल एसेट के रूप में रिकग्नाइज नहीं करते हैं. अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे जो कि आपको एज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्टूडेंट होने के नाते बहुत अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए. कई बार आपने डेरिवेटिव सुना है, कई बच्चों को इसको लेकर के बड़ी कंफ्यूजन भी होती है. डेरिवेटिव्स हैं, फॉरवर्ड्स हैं, इनफैक्ट फॉरवर्ड जो है फ्यूचर्स हैं वो सब डेरिवेटिव्स का ही हिस्सा है, जैसा कि हम देखेंगे और मोस्टली आप लोगों को मालूम भी है. एज पर इंडियाज 109 डेरिवेटिव्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. सबको मालूम है कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं. डेरिवेटिव्स वो होते हैं एक तो जिनकी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द अंडरलाइंग एसेट, नंबर वन. और डेरिवेटिव्स के लिए बहुत इनसिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की, बिल्कुल मामूली इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है या इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती. यानी कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा डेरिवेटिव का तो उस वक्त मुझे कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है या इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी है. और जैसा कि आपको मालूम है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा फ्यूचर में सेटल होते हैं. अभी मैं इसको एग्जाम्पल के लेकर के आगे और डिटेल में बताऊंगा, चिंता मत करें. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज सिंपली ए कॉन्ट्रैक्ट. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी डेरिवेटिव का ही हिस्सा है, ये सब डेरिवेटिव का ही हिस्से हैं. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि डेरिवेटिव भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक तो होते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव्स हम कह सकते हैं एक तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज सिंपली ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज टू बाई और सेल एन एसेट एट ए स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम. तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में जिसमें कि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम फ्यूचर में इस चीज को खरीदेंगे या बेचेंगे एट ए स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम एंड एट ए स्पेसिफाइड प्राइस एग्रीइंग टुडे. कि फ्यूचर में मैं इस चीज को इतने प्राइस पे खरीदूंगा, भले ही उसका प्राइस फ्यूचर में कुछ भी हो, लेकिन जो प्राइस हम लोगों के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअली तय हो चुका है उसी प्राइस पर उसकी खरीद या फरोख्त करी जाएगी. अब इसको थोड़ा इलस्ट्रेट मैंने करा. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एफ एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए स्टॉक ब्रोकर ऑन 1/10/21 for purchase of say 10,000 shares of Tata Steel Limited at 440 on 1/1/22. तो मिस्टर एफ ने कॉन्ट्रैक्ट करा स्टॉक ब्रोकर से और कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1/10/2021 को कि वो 10,000 शेयर खरीदेगा टाटा स्टील लिमिटेड के उस ब्रोकर से, 440 रुपए में खरीदेगा. लेकिन कब खरीदेगा? 1/1/22 को. कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 1/10/21 को, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ये है कि मैं फ्यूचर में खरीदूंगा, लेकिन आज ही डिसाइड हो रहा है कि मैं 440 के हिसाब से खरीदूंगा. In this case, irrespective of the price on 1/1/22, अब 1/1/22 को कोई भी प्राइस हो, स्टॉक ब्रोकर शेल हैव टू सेल द शेयर्स क्योंकि उनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है. तो in this case, if price of the share happens to be more than 440 on 1/1/22, then Mr. F will be at a profit. क्योंकि मान लेते हैं इस दिन प्राइस मार्केट में 500 रुपए पर है, तो मिस्टर एफ ब्रोकर से 500 रुपए में चीज खरीदेगा, हालांकि वो चीज 500 रुपए की चीज को 440 में खरीदेगा, हालांकि वो चीज मार्केट में 500 रुपए पर अवेलेबल है. तो प्रॉफिट क्या हो गया कि मैं 440 पे आपसे खरीद करके 500 रुपए में बेच सकता हूं. तो ये तो था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. अब फॉरवर्ड पे और फ्यूचर में थोड़ा सा फर्क होता है क्योंकि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना वो आपस में बातचीत कर करके भी हो सकते हैं. यानी कि उनके बीच में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं या आप जो दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की हैं वो कल अपनी बातों से मुखर भी सकती हैं, बिखर भी सकती हैं और क्या बोलते हैं बैक ट्रैक भी कर सकती हैं. तो क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आज की डेट में भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होते हैं, करेक्ट, यानी कि म्यूचुअल टर्म्स पर होते हैं, उसमें कोई लॉ नहीं चलता, इसको आप यूं भी कह सकते हैं. लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह होते हैं, बस फर्क ये होता है कि ये रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में टेक प्लेस करते हैं. और बिकॉज ये रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में टेक प्लेस करते हैं, जैसे आज आप और मेरे में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैंने कहा भाई मैं आपसे ये शेयर फ्यूचर में इस तारीख को इस प्राइस पर खरीदूंगा चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो. तो हम दोनों में से कोई भी अपनी बातों से ब्रीच ना कर पाए
या अपनी बातों से पीछे ना हट जाए, बैक ट्रैक ना कर सके, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जिसको हम बोलते हैं ओवर द टेबल ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं या ओवर द काउंटर ये टेबल कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें स्टॉक एक्सचेंजेस को या वो जो भी रिकग्नाइज्ड अथॉरिटी है उसको हो सकता है कि कुछ पेमेंट भी करनी पड़े, कुछ मार्जिन मनी भी देना पड़े। Future and forwards are essentially same, except that futures take place on recognized stock exchange, which act as a marketplace for the buyers and sellers. बात समझ में आ गई? Contracts are negotiated at stock exchange and buyers of the contract are said to be at a long position. अब जो इस तरह की शर्तों को कॉन्ट्रैक्ट की जगह आप वर्ड शर्त अगर शर्त यूज कर लो, शर्त का मतलब क्या है यहां पर अभी मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिकग्नाइज्ड एज स्टॉक एक्सचेंज एंड बायर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इस तरह की शर्तों को जो खरीदने वाले होते हैं ना उनको तो लॉन्ग पोजीशन पे कहा जाता है। एक्चुअली लॉन्ग पोजीशन पे क्यों कहा जाता है? जैसे कि मैंने आपसे ये शर्त खरीद ली, मैं जानबूझ के वर्ड शर्त यूज करता हूं क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में जो होता है ना समझने में आसानी होती, बजाय कॉन्ट्रैक्ट के आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट ये हो गया कि भाई आज के लेट अस से 1 महीने के बाद मार्केट में इसका प्राइस 500 रुपए पर होगा। सामने वाली पार्टी ने कहा नहीं होगा, तो एक तरह की ये शर्त है। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं ये शेयर आपसे 400 रुपए में खरीदता हूं फ्यूचर में, क्योंकि मैं जानता हूं फ्यूचर में इसका प्राइस ज्यादा होगा। सामने वाले ने कहा ठीक है, बिकॉज मैं यहां शर्त का बायर हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, फ्यूचर में अगर तो प्राइस 400 से ज्यादा का होगा तो मैं खरीदूंगा, लेकिन अगर कम होगा तो मैं मना भी कर सकता हूं। तो इसलिए मेरी लॉन्ग पोजीशन है। लॉन्ग पोजीशन का मतलब मेरी एडवांटेजियस पोजीशन है। बस फायदा है तो मैं एक्ट करूंगा, नहीं फायदा है तो मैं एक्ट नहीं करूंगा। कहने का मतलब ये है, वाइल सेलर इज सेट टू बी ए शॉर्ट पोजीशन, लेकिन जो सेलर होता है ना वो थोड़ा सा शॉर्ट पोजीशन पे होता है, जो कि मैंने कहा क्योंकि आप उसको मना भी कर सकते हो। Since parties are undertaking risk and as such there is always a possibility that on the settlement date counterparty may backtrack। मैंने कहा दोनों पार्टी रिस्क ले रही हैं और ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब सेटलमेंट की डेट आए तो दोनों पार्टी पीछे मुड़ जाएं। तो इसीलिए क्या होता है, हाउ एवर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फ्यूचर्स आर कवर्ड बाय लीगल पैरामीटर्स। मैंने कहा इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लीगल पैरामीटर से होते हैं और पार्टीज कैन नॉट बैक ट्रैक एंड ऑल्सो पार्टीज आर आस्क्ड टू गिव सम डिपॉजिट मनी, ताकि कल अगर कोई पीछे हट भी जाए तो दूसरी पार्टी को जो है कंपनसेट करा जा सके। अब उसी एग्जांपल को मैं आगे लेकर के चलता हूं। फॉर एग्जांपल, कंटिन्यूइंग द प्रीवियस केस, if the contract to purchase share of Tata Steel is entered on in a recognized stock exchange, then both the parties shall have to deposit some amount for honoring the contract। तो मैंने जो कि अभी बात बताई, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट किसी रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे होगा तो दोनों पार्टी को कुछ इनिशियल डिपॉजिट या मार्जिन मनी भी पहले जमा करना पड़ेगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल माना जाएगा। तो ये फर्क होता है फॉरवर्ड में और फ्यूचर में, हालांकि मतलब दोनों का एक ही है। फॉरवर्ड जो होते हैं उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पार्टीज अपने वादों से मुकर जाए, लेकिन जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट्स लीगल बेस पर होते हैं तो वो फ्यूचर्स कहलाते हैं और उसमें पार्टीज के बैक ट्रैक करने के चांसेस कम होते हैं। इसी तरह एक ऑप्शन होता है, ये सब डेरिवेटिव्स हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द बायर, द होल्डर ऑफ द ऑप्शन, द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाई और सेल अंडरलाइंग एसेट और इंस्ट्रूमेंट ऑन ए स्पेसिफाइड डेट। ये वही चीज है जो कुछ देर पहले मैंने आपको बताई। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि मिस्टर एफ ने एक ब्रोकर से एग्रीमेंट करा कि भाई मैं 440 में इस शेयर को खरीदूंगा 60 दिन के बाद। करेक्ट? अब जरा यहां पर समझें इस चीज को। For example, continuing the same case, Mr. F, who purchased the option to buy call option at the rate of 440 from stockbroker, say has paid a premium amount of rupees 2 per share। अब देखो ये प्रीमियम वर्ड आने से क्या हो गया, समझने की कोशिश करो। मिस्टर एफ है, मिस्टर एफ ने सेलर से एक कॉन्ट्रैक्ट करा। करेक्ट? ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करा? कॉन्ट्रैक्ट उसने करा कि मैं 10,000 शेयर खरीदूंगा लेकिन 440 के हिसाब से खरीदूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट है। एफ यहां पर क्या कर रहा है? बायर है, ये शर्त खरीदने वाला है। लेकिन अब हम देख ही चुके हैं कि जो शर्तों को खरीदता है, जो शर्तों को खरीदता है वो उसकी लॉन्ग पोजीशन होती है, यानी कि जो बेचारा शर्त को बेच रहा है उसकी शॉर्ट पोजीशन है, वो डिसएडवांटेज में है, और जो खरीद रहा है उसकी लॉन्ग पोजीशन है, वो एडवांटेज में है। लेकिन पॉइंट ये समझना है कि ये आदमी आपको लॉन्ग पोजीशन क्यों देगा? भाई वो आपको ये कह रहा है, बेचने वाला कह रहा है ठीक है,
60 दिन के बाद आप 440 में इसको खरीदना। और बेसिकली जिसने इस शर्त को खरीदा है, वो तो इन शेयर्स को तभी खरीदेगा जब मार्केट में इनका प्राइस 440 से ज्यादा होगा, और कम होगा तो ये मना भी कर सकता है। तो इतना बड़ा हमने इसको यहां पर स्कोप दिया हुआ है, तो क्या हम ऐसे ही दे देंगे? नहीं। जो शर्त बेच रहा है सेलर, तो कोई व्यक्ति उसकी शर्त को जब खरीदेगा, क्योंकि ये इसने बड़ी ओपन और विन विन पोजीशन सामने वाले को दे दी है, तो इस तरह की शर्त देने के लिए ये आदमी दूसरे से कुछ प्रीमियम मनी हासिल करता है, ताकि कल अगर ये आदमी मना कर भी दे तो इसको कुछ तो फायदा हो। तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। इसका मतलब है इस तरह की शर्त में आने के लिए पहले तो मिस्टर एफ को कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, ऑप्शन प्रीमियम। तो ये ऑप्शन प्रीमियम का मतलब है कि इस तरीके का लीवे हासिल करने के लिए, इस तरीके का राइट हासिल करने के लिए कि शेयर का प्राइस मार्केट में ज्यादा हो तो मैं खरीदूं, कम हो तो मैं मना कर सकता हूं, इस तरह का राइट हासिल करने के लिए इसको कुछ ऑप्शन देना पड़ता है शुरुआत में। तो 10,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से इसने इसको 20,000 रुपए दिए, इसको हम ऑप्शन बोलते हैं। अब इसके पास ये राइट है, यानी कि 20,000 तो ये पहले दे ही चुका है। अब इसके पास एक राइट है कि अगर मार्केट में शेयर 440 से ज्यादा का होगा तो ये खरीदेगा, करेक्ट? नहीं तो ये मना भी करेगा, लेकिन अगर ये मना करेगा तो उस केस में इसके 20,000 रुपए चले जाएंगे। तो ये इसको फायदा है जो शर्त को बेच रहा है। इज इट क्लियर टू यू? अब जरा हम अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स की तरफ आते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए। मिस्टर नाइस हैज रिटन एन ऑप्शन डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। मिस्टर नाइस ने कुछ शर्तें दी हुई हैं, क्या हैं? 1/1/2021 को लॉट साइज है 1000 शेयर्स ऑफ एफ लिमिटेड ऑन 31/3/22 एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 102। मैं अभी इन सब का मीनिंग क्लियर करूंगा। पहले तो आप ध्यान दें, 1000 शेयर्स ऑफ एफ लिमिटेड 31/3/22 एट एन एक्सरसाइज प्राइस, यानी कि 1000 शेयर खरीदे या बेचे जाएंगे, 31/3/22 को बेचे जाएंगे, और 100 बेचे या खरीदे जाएंगे 102 के हिसाब से। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 1/2/21 को हो रहा है, 1000 शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, 102 के हिसाब से खरीदने या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और ऑप्शन प्रीमियम, जो कि मैं आपको बता रहा था शुरुआत में, जो मनी का लेन देन होता है, ऑप्शन प्रीमियम 5 है। और जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मार्केट में शेयर का प्राइस 100 रुपए का है, हालांकि लेन देन जो सेटलमेंट की डेट पर होगा वो 102 के हिसाब से होगा। अब आगे तुम्हें कुछ और इंफॉर्मेशन दी है कि 31/3/21 को मार्केट प्राइस 104 पे चला गया इन शेयर्स का, करेक्ट? रिपोर्टिंग डेट। फिर 31/3/21 के बाद, हालांकि इतना लंबा टाइम पीरियड नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए मैंने 31/3, मुश्किल से 1 या 2 महीने का टाइम पीरियड होता है, लेकिन जस्ट समझाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट इस दिन हुआ, उसके कुछ दिन के बाद पहला अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया, फिर अगला अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया, मार्केट प्राइस 105, और जो अगला अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है उस दिन ये एक्सरसाइज डेट भी माना जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज डेट भी 31/3/22 दी हुई है। और इस दिन मार्केट प्राइस 104 से बढ़ के 105 पर है। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो यहां पर क्या क्या पोजीशन है? मिस्टर नाइस ने, वो क्या कह रहा है? मिस्टर नाइस ने प्रीमियम दिया इस पार्टी को, इसका मतलब इसने शर्त को खरीदा है, करेक्ट? मिस्टर एफ जो है 1/2/21 को ऑप्शन प्रीमियम इसको दे रहा है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑप्शन प्रीमियम जो दिया जा रहा है 5 पर शेयर के हिसाब से दिया जा रहा है। तो 1000 शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 1000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से ये जो है 5,000 रुपए पहले तो इसके पास एक तरीके से जमा कर देगा, करेक्ट? नंबर वन। देखो, ये 5,000 रुपए इस पार्टी के तब होंगे जब ये इस शर्त से पीछे हटेगा, लेकिन अगर सेटलमेंट को सेटलमेंट होगी तो फिर इन 5,000 रुपए उसमें एडजस्ट करे जाएंगे। कैसे करे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? 1000 शेयर्स को खरीदने का। इज इट क्लियर टू यू? 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 102 ऑन 31/3/2022। आइए जी। अच्छा, आपकी बारी। इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या है, ये पार्टी जो है बायर है, इसमें बायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्शन प्रीमियम इसके पास आ रहा है, मिस्टर नाइस के पास, क्योंकि यहां मैंने सेलर लिखा है, ये बायर लिखा हुआ है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम मान लेते हैं कि मिस्टर नाइस ने इस शर्त को बेचा है, करेक्ट? मिस्टर नाइस ने इस शर्त को बेचा, तो मिस्टर नाइस को ऑप्शन प्रीमियम इससे मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में पहले एंट्री लिखूंगा। ये एंट्री मैंने लिखी, बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे को 5,000 रुपए मिले टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये 5,000 रुपए मिले
एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कि फॉरवर्ड में सेटल होगा, इसलिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम लिखते हैं। इज इट क्लियर टू यू? अभी देखा जाए तो मैं ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ वर्ड लिख रहा हूँ, इसको अभी मैं देखा जाए तो एक तरीके से फाइनेंशियल लायबिलिटी के रूप में रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे 5,000 एडवांस में मिल गए, तो ये टेक्निकली मेरे लिए अभी लायबिलिटी है। करेक्ट? अब क्या हुआ? अब फर्स्ट ईयर का एंड हो गया। फर्स्ट ईयर के एंड में ध्यान से देखें, मैंने लिखा है 31/3/21 को 2-3 महीने के बाद, बल्कि 2 महीने के बाद फर्स्ट ईयर एंड होगा। तो अब जब फर्स्ट ईयर एंड होगा, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो 102 पर जो जो कि सेटलमेंट है, जिसका लेन-देन होगा, वो कहता है उसकी वैल्यू जो है 104 पर आ गई है। उसकी वैल्यू 104 पे आ गई है। तो ये क्या हो गया? गेन हो गया। ये गेन हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू फेयर वैल्यू गेन, क्योंकि शेयर की वैल्यू बढ़ गई है। जब शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो फेयर वैल्यू गेन मैंने यहां पर लिखा, और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ये गेन चला जाएगा। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ऐसी इन्वेस्टमेंट जिनकी खरीद फरोख्त होती रहती है, उसको हम जनरली फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ले जाते हैं, इसलिए बेटर रहता है कि फेयर वैल्यू गेन जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ले जाया जाएगा। तुम ब्रैकेट में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिखोगे। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को तुमने 2000 से बढ़ाया। 2000 से कैसे बढ़ाया? 1000 शेयर्स थे, 102 से प्राइस 104 पे चला गया, तो शेयर का प्राइस जो है वो बढ़ गया। तो यहां तुम देख रहे हो ना, ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है, अंडरलाइंग एसेट क्या है? शेयर्स हैं। शेयर्स की वैल्यू की चेंज की वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू में चेंज आ रहा है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस या वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट चेंज होती रहती है, इसीलिए इसको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी हम कहते हैं। तो इस केस में वैल्यू जो है वो 2000 से बढ़ गई, तो ये वैल्यू हम फेयर वैल्यू गेन लिखते हैं, या तुम डायरेक्टली चाहो तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी लिख सकते थे, क्योंकि जनरली ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखी जाती है, मैंने तुम्हें बताया भी था कि फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू हम उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। अब उसके बाद अगला साल खत्म होगा, अब वैल्यू 104 से 105 पर आ गई, फिर गेन हो गया, तो फिर से एक बार यही एंट्री आप रिपीट करेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू फेयर वैल्यू गेन। लेकिन अब के बाद जब आप गेन देखेंगे ना, क्योंकि 104 तक तो आप ला ही चुके हो, अब आप 104 को और 105 को कंपेयर करोगे, तो ₹1 का गेन हो गया, तो 1000 का गेन और हो गया। अब सेटलमेंट करेंगे। जब सेटलमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैंने लिखा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और मैंने लिख दिया 2000। ये 2000 का क्या मतलब हो गया? समझने की कोशिश करो। मैं हूं मिस्टर नाइस, मुझे आपसे पहले 5000 रुपए मिले, 5000 रुपए मुझे आपसे मिल गए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यहां तक समझने की कोशिश कर ली आपने? बिल्कुल ठीक है। अब ये गेन कितने का है? 2000 का है। ये कितने का है गेन? 3000 का। ये 3000 का गेन बेसिकली किसको हो रहा है? ये गेन किस सेंस में हो रहा है? ये गेन इस सेंस में हो रहा है कि इन शेयर की वैल्यू मार्केट में बढ़ रही है। इज इट क्लियर टू यू? इसका मतलब है टेक्निकली मैंने आपको 3000 रुपए देने हैं। भाई समझने की कोशिश करो, मैंने आपको ये 1000 शेयर देने हैं, और इन शेयर्स पे सामने वाली पार्टी को 3000 रुपए का फायदा हो गया, जिनने इन शेयर्स को खरीदना है। लेकिन उस पार्टी से आप 5000 रुपए पहले ही रिसीव कर चुके हो, तो अब आप उसको 3000 रुपए नहीं दोगे। आप क्या करोगे? उसको उससे बोलोगे जी 5000 रुपए तो आपके हमारे पास पहले से आ गए, ये 3000 गेन है, तो इसलिए 2000 जो है हम आपको वापस कर देते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट जरा समझ, देखो इसको मैं इस तरह से बताता हूं तब आपके समझ में आएगा। एक सेकंड के लिए जरा वेट करें, रफ शीट पहले मैं ये रफ शीट लेने के लिए, सामने वाली पार्टी ने ये कहा था कि हम इन शेयर को 102 के हिसाब से खरीदेंगे। अब 102 की बजाय सेटलमेंट की डेट तक तो प्राइस आ गया 105 ना, प्राइस आ गया 105। तो इसका मतलब फायदे में कौन रही? जिसने की जो बायर है वो फायदे में रहा। फायदे में क्यों रहा? क्योंकि एक बेसिकली 105 की चीज को वो 102 के हिसाब से खरीदेगा, तो इसका मतलब ये है कि जिसने शर्त बेची है, बेसिकली वो 3000 रुपए उसको दे। तो इसका मतलब इसने 3000 देने हैं, और 5000 ये पहले ही रिसीव कर चुका है सामने वाली पार्टी से। इजंट इट और नॉट? सामने वाली पार्टी से हम 5000 रुपए पहले ही रिसीव कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल जो गेन यहां पर आ जाएगा वो 2000 रुपीज का गेन
यहाँ पर मुझे नेट सेटलमेंट करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर टू यू? तो 5000 ऑप्शन प्रीमियम मनी भी लास्ट में एडजस्ट होगा। पहले तो ये चीज का ध्यान रखना है, ये ऑप्शन मनी हमने यहाँ पर एडजस्ट करना है, ये नहीं कि हम इसको एडजस्ट नहीं करेंगे, इसको भी हम एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट है मिस्टर 10 परचेज्ड ए कॉल एंड डिटेल्स आर एज अंडर। लॉट साइज एक बार फिर से मैंने 1000 की रखी है, और जो लॉट साइज 1000 शेयर की है एट द रेट ऑफ 102 ऑन 30/6/22, ऑलमोस्ट वही डेट है कि सेटलमेंट जो होगी 30 जून 2022 को होगी। ऑप्शन प्रीमियम जो है 5 पर शेयर के हिसाब से है, मार्केट प्राइस 100 के हिसाब से है। और फिर नीचे कुछ टेबल तुम्हें उसी तरीके से दिया हुआ है कि फर्स्ट ईयर के एंड में वैल्यू 104 पर है, फिर उसके भी अगले साल वैल्यू 105 पर है। जानबूझ के थोड़ा प्रैक्टिस के लिए मैंने एक साल और बढ़ा दिया। अब अगला साल 30 जून को है, यानी कि 30 जून को मार्केट प्राइस 106 है और 30 जून की डेट एक्सरसाइज डेट है। पहला साल यहां खत्म हो रहा है, दूसरा साल यहां खत्म हो रहा है, ये सेटलमेंट की डेट है 30 जून 2000। और सेटलमेंट को वैसे तो सेटलमेंट होगी 102 के हिसाब से, लेकिन 106 मार्केट में प्राइस चल रहा है। करेक्ट? अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में क्या है, मिस्टर 10 परचेस्ड ए कॉल ऑप्शन, तो इसका मतलब मिस्टर 10 जो है उस शर्त खरीदने वाला है, उसने शर्त खरीदी है इस पार्टी से। शर्त ये खरीदी है कि भाई मैं 1000 शेयर खरीदूंगा और मैं जो शेयर खरीदूंगा वो 102 के हिसाब से खरीदूंगा। करेक्ट? चाहे कुछ भी प्राइस हो उस दिन, उससे मुझे लेना देना नहीं, आप ऐसे समझें। सबसे पहले तो मैंने ये शर्त खरीदी है, तो अब की बार मैं प्रीमियम इस पार्टी को दूंगा, अब की बार मैं दूंगा प्रीमियम 1000 इंटू 5 के हिसाब से। 31/3/21 को जब पहला साल खत्म होगा तो प्राइस 104 पर आ गया, तो मुझे ये फायदा है क्योंकि मैं शर्त खरीदने वाला हूं, तो मेरा फायदा 2 रुपए का एक तो ये हो गया पर शेयर पे। और प्राइस फिर बढ़ गया इस साल के एंड में 104 से 105 पे, 1 रुपए का फायदा मुझे और हो गया। और 106 पहुंच गया सेटलमेंट की डेट तक, तो 1 रुपए का फायदा। कुल मिला के मुझे इन पे प्रत्येक शेयर पे 4 रुपए का फायदा हो गया। अब समझने की कोशिश क्या करनी है, 1000 इंटू 4, ये आपका फायदा 4000 का है, और 5000 रुपए तो आप पहले ही दे चुके। बिकॉज अब आप शर्त को पूरा कर रहे हो, तो सामने वाली पार्टी आपके 5000 नहीं रख सकती। अब सामने वाली पार्टी आपको 9000 रुपए वापस करेगी, क्योंकि 5000 तो आपने पहले ही दिए हुए हैं और 4000 आपने उससे लेने हैं, यानी कि जो पहले दिए हुए हैं वो तो अब आप वापस लोगे ही। भाई वो तो इसलिए दिए हैं कि हम शर्त पूरा करें। बिकॉज मैं शर्त पूरा कर रहा हूं, तो जो मैंने पैसा दिया है वो तो मैं वापस लूंगा ही, प्लस जो मेरा फायदा है मैं वो भी लूंगा। ये मैं पॉइंट आपको पीछे समझाने की कोशिश कर रहा था। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पहले तो अब की बार मैं लिखूंगा, ये मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है, और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मैंने 5000 रुपए दिए हैं। इज इट क्लियर टू यू? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में गेन हो गया, उसकी एंट्री आप लिखेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू फेयर वैल्यू गेन 2000। इसी तरीके से अगले साल के एंड में फिर से यही एंट्री लिखेंगे 1000 के गेन की, और फिर सेटलमेंट की डेट को भी 1000 का और गेन था जो मैं बता रहा था, एंट्री यही होगी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू गेन। अब मैं ये बता रहा था कि जब आप सेटलमेंट करेंगे ना, तो 9000 की सेटलमेंट होगी, जो मैं आपको बता रहा था। ये सेटलमेंट कैसे होगी, अगर आपको ऐसे सोचने में प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। ऐसे कैसे समझ सकते हो, ये भी मैं आपको तरीका बताता हूँ, बाई चांस अगर ऐसे विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम है। देखो यहाँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 5000, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये डेबिट हो रहा है 5000, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फिर डेबिट हो रहा है 2000। करेक्ट? फिर 2000 डेबिट हो रहा है। अब इस शीट को मैं किनारे कर देता हूं। फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 1000 से डेबिट हो रहा है, तो 1000 और ऐड कर दो। फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यहां पर 1000 से हो रहा है। करेक्ट? तो यहां तक आपने देखना है, टोटल आपने देखा ये 9000 हो गया, तो 9000 रुपीज आप सेटलमेंट करेंगे। 9000 रुपीज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब सामने वाली पार्टी जो है वो आपको 9000 रुपए देगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। या तो वो आपको कैश भी दे सकती है अगर कैश में सेटलमेंट है, और चाहे तो वो आपको अपनी कंपनी के शेयर्स भी दे सकती है। करेक्ट? चाहे तो वो शेयर्स भी दे सकते हैं, शेयर्स ऑफ जी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में से किसी एक बेस पर सेटलमेंट करी जा सकती है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी अगर आप नेट इफेक्ट देखेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो जो आएगा 2000 के बराबर आएगा। तो अगर लॉस या गेन कंप्यूट करने में आपको प्रॉब्लम है, तो सीधा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस लिख करके भी आप चेक कर सकते हैं। करेक्ट? उसके बाद फिर अगला जो क्वेश्चन है केस स्टडी 33। अब इसमें कहता है मिस्टर नाइट एंटर्ड इनटू ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय शेयर्स एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है 1/2/21, फिर मैच्योरिटी की डेट 31/12/21 है, एक्सरसाइज प्राइस 100 है,
ये तो कॉन्ट्रैक्ट की डेट है, ये मैच्योरिटी की डेट का मतलब सेटलमेंट डेट। एक्सरसाइज प्राइस 104 के हिसाब से खरीदा जाएगा, नंबर ऑफ शेयर 1000 है। मार्केट प्राइस, और उसने कहा है मिस्टर नाइट ने एंटर करा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में टू बाय द शेयर्स। मार्केट प्राइस जो है कॉन्ट्रैक्ट की डेट को 100 है, लेकिन 31/3/21 को 110 है, और 31/12/21 को करेक्ट वो 106 है, और ये सेटलमेंट डेट भी है। ये सेटलमेंट डेट भी है। इज इट क्लियर टू यू? 1/2/21 कॉन्ट्रैक्ट की डेट है, ये एक्सरसाइज डेट है 31/12/21। करेक्ट। 1/2/21 के बाद पहला अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा, लेकिन अगले अकाउंटिंग ईयर के खत्म होने से पहले ही मैच्योरिटी की डेट आ जाएगी। तो इसलिए पहला अकाउंटिंग ईयर 31/3/21 को खत्म हो रहा है, हालांकि पीछे मैंने डायग्रामेटिकली भी आपको बताया हुआ है। 1000 शेयर है, अब की बार कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिखा। 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 104 के हिसाब से 1/2/21 को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो शेयर है वो 100 रुपए का है। पहला रिपोर्टिंग पीरियड इसके कुछ महीने के बाद खत्म हो जाएगा। उस दिन मार्केट प्राइस 110 पर है, तो आपका गेन 6 का हो गया। लेकिन इस तारीख को जब पहला अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया, उसके कुछ महीनों के बाद, बल्कि यूं कहना चाहिए उसके तकरीबन तकरीबन 9 महीने के बाद, एक्सरसाइज डेट को मार्केट प्राइस 110 से घट के 106 का रह गया, तो यहां नुकसान हो गया। हालांकि अभी भी आपका नेट गेन 2000 रुपए का है। अब देखो यहाँ 1/2/21 को मैंने क्या लिखा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बैंक अकाउंट, लेकिन मैंने नील नील कर दी। क्यों कर दिया? क्योंकि मैंने कोई ऑप्शन मनी दिया ही नहीं है इस बार। हो सकता है कि अब की बार हम लीगल पैरामीटर्स के तहत इस शर्त को ना कर रहे हों। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अब मुझे गेन हो गया 6000 का, उसकी मैंने एंट्री करी, फिर लॉस की एंट्री करी, फेयर वैल्यू लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो 2000 रुपए मैंने लेने हैं, क्योंकि अभी भी मेरा गेन 2000 का है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 2000 में एंट्री लिख सकता हूँ। करेक्ट। अगर कैश में सेटलमेंट होगी, अगर सामने वाली पार्टी मेरे को शेयर्स देगी, तो एंट्री होगी शेयर्स अकाउंट डेबिट टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो ये भी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब कुछ एडवांस लेवल के पॉइंट हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट स्वैप, इसकी चर्चा मैं अभी ब्रेक के बाद करूंगा।